हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के बारे में। पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का ये है 6 वीडियो होगा। वीडियो नंबर 6, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो स्टूडेंट्स नहीं देख पाए हैं वो पहले उन वीडियो को वॉच कीजिएगा, तभी इस वीडियो तक पहुँचेगा, क्योंकि जो पहला कोर्सेज हो चुका है उससे ही रिलेटेड ये आगे का कोर्सेज है। और चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 को मिलाकर के यहाँ पर कुल 6 वीडियो ये होने वाली है। वीडियो नंबर 6 और आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें कि आप काफ़ी बता रहे थे पहले कि इलेक्ट्रिकल फर्स्ट का ये वीडियो जो है बनाइएगा, तो हमने उसी हिसाब से वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं। और आपका इस सब्जेक्ट का जो नंबर लाने का प्रोसेस है उसको हम यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैकेनिकल पावर, जिसको बोलते हैं P और सफिक्स में M है, सप्लाई वोल्टेज V और बैक पावर यानी कि बैक EMF EG के बीच संबंध के बारे में। ठीक है, तो क्या निकालेंगे? रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल पावर, सप्लाई वोल्टेज और बैक EMF, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, क्या रिलेटिव इक्वेशन आएगी, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि तीनों में रिलेशन बताइएगा, और न्यूमेरिकल के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डीसी मोटर में EMF के रूप में व्यक्त किया जाता है। डीसी मोटर में EMF के रूप में जो व्यक्त करते हैं वो इक्वेशन हमने पिछले वीडियो में देख ली थी, EB = V - IaRa। ठीक है, जहाँ पर EB क्या है? बैक EMF है, और IA क्या है? आर्मेचर करंट है, और V को टर्मिनल वोल्टेज से डिनोट करते हैं, और RA जो है वो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, मोटर पर डेवलप अधिकतम पावर द्वारा व्यक्त की जाती, यानी कि मोटर पर डेवलप अधिकतम पावर द्वारा जो व्यक्त की जाती है वो है PM। ठीक है, मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VIa - 2IaRa होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये देखें कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो dP/dL = VA और -2IaRa। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैक्सिमम यानी कि अधिकतम पावर के लिए, अधिकतम पावर यानी कि अधिकतम वैल्यू अगर निकालनी हो तो जो भी इक्वेशन है उसको हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dP/dL ये जो आपका यहाँ पर दिखा रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर रखेंगे। मतलब क्या है कि अधिकतम के लिए इसकी वैल्यू क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसकी जगह पर 0 रखा, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन के आएगी। ठीक है, VIa - 2IaRa = 0। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा ये क्या इसके लिए है? मैक्सिमम के लिए। तो मैक्सिमम की बात की है तो मैक्सिमम के लिए इसके = 0 रख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा V = यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2IA और RA। ठीक, अब यहाँ पर इस बात को देखिएगा कि जो भी यहाँ पर V/2IaRa है, V/2IaRa ये जो आया है ये बैक EMF समीकरण से आएगा, और हम जो है प्राप्त करेंगे V = EB + IaRa। बैक EMF इक्वेशन क्या थी? बैक EMF इक्वेशन ये थी EB = V - IA और RA। देखिएगा यहाँ जो है, यहाँ V कैपिटल है और यहाँ पर जो है ये V जो है स्मॉल है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो VIa जो है वो स्मॉल v से हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्मॉल v है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि जब हम इसको देखेंगे तो ये जो हमारे पास है, यहाँ पर आप साफ साफ देखिएगा कि EB = V - IaRa। ठीक है, तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि जब हम वैल्यू प्राप्त करते हैं तो उससे हम ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास बैक EMF की वैल्यू होती है, देखिए हम यहाँ पर लिख के बता देते हैं, जो बैक EMF की वैल्यू इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है VB = V - IA और RA। ठीक है, ये है। तो अगर हम इस IaRa को इधर ले जाएं तो ये माइनस से यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। तो इसी को लिखा कि EB के साथ में IaRa को ले गए और ये V = ये आ गया। ठीक है, तो क्या है? उपरोक्त समीकरण IaRa को प्रतिस्थापित करने पर हमें जो प्राप्त होगा, तो IaRa की वैल्यू रखेंगे तो हम यहाँ पर V/2 रख देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या रखा? V = EB ऐसे ही है, प्लस में क्या आ जाएगा? IaRa की जगह पर V/2 हमने रखा। इसके बाद V - V/2, अब देखिएगा यहाँ पर ये V है पहले से ही, और ये V - 2, ये V/2 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का होगा, तो V -
V/2 हो जाएगा और EB। अब यहाँ पर EB की वैल्यू कितनी आ गई, V/2। कहने का मतलब ये है कि इस समीकरण से ये पता चलता है कि मोटर में अधिकतम पावर तब डेवलप होगी कब, जब EMF की सप्लाई जो है वो आधे हिस्से के बराबर हो जाएगी। यानी कि जो EMF होगा वो अगर उसकी वैल्यू आधे वोल्टेज के बराबर हो जाएगी तभी मोटर में अधिकतम पावर डेवलप होगी। इससे ये पता चलता है। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी इजी डेरिवेशन था, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डीसी मोटर का टॉर्क समीकरण। अब इसको करना है। डीसी मोटर का टॉर्क समीकरण क्या है इसको हम देखेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों पहले इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी की ज़रूरत होगी, तो देख लेते हैं। जब एक डीसी मशीन को या तो मोटर या जनरेटर के रूप में लोड दिया जाता है तो रोटर कंडक्टर करंट को ले जाता है। जो रोटर कंडक्टर है वो करंट को ले जाने का काम करता है और ये कंडक्टर एयर गैप के मैग्नेटिक फील्ड में है और इस प्रकार प्रत्येक कंडक्टर एक बल का अनुभव करता है, एक बल का, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। कंडक्टर अपने केंद्र से एक सामान्य त्रिज्या का रोटर की सतह के पास स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, और इसलिए ही मोटर की परिधि के चारों ओर एक टॉर्क उत्पन्न होता है और रोटर क्या करता है, अपनी अवस्था में घूमने लगता है। इसी के साथ जब मशीन एक स्थिर स्पीड पर एक जनरेटर के रूप में कार्य करती है तो यह टॉर्क समान और इसके विपरीत होता है, जो कि प्राइम मूवर द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये प्रदान किया जाता है प्राइम मूवर द्वारा, यानी कि प्राइम मूवर। ठीक है, जब मशीन मोटर के रूप में कार्य कर रही होती है, जब मशीन किसके रूप में कार्य कर रही थी, मोटर के रूप में, यहाँ पर क्या जनरेटर के रूप में कार्य कर रही थी, तो प्राइम मूवर द्वारा जो है टॉर्क प्रदान किया जा रहा था, जो कि इसके विपरीत और समान था। लेकिन जब मशीन मोटर के रूप में काम कर रही होती है तो टॉर्क रोटर के शाफ्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है और मैकेनिकल लोड को ड्राइव करता है, यानी कि उसको चलाता है। जनरेटर और मोटर के लिए जो समीकरण है वो समान होता है। वो क्या होता है, V = EB + IARA। ठीक है, ये EMF का इक्वेशन से आता है। तो IA द्वारा समीकरण जो 2.3 को गुणा अगर हम कर दें, जो ये इक्वेशन है, अगर हम IA से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो ये हो जाएगी VIA आ जाएगा = में EBIA + IA² आ जाएगा। यहाँ पर एक IA से और मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है। तो VIA क्या है, आर्मेचर का इनपुट इलेक्ट्रिक पावर है और I²ARA क्या है, आर्मेचर में कॉपर लॉस है। ठीक है, तो I²RA आर्मेचर में कॉपर लॉस और VIA आर्मेचर का इनपुट इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक है, अब देखिए आगे हम ये देखने वाले हैं कि हम यह जानते हैं कि आर्मेचर को सप्लाई की गई जो कुल इलेक्ट्रिक पावर है वो आर्मेचर द्वारा डेवलप मैकेनिकल पावर प्लस आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण होने वाले लॉस के बराबर होती है। अब आर्मेचर द्वारा डेवलप मैकेनिकल पावर जो है वो PM है, तो फॉर्मूला होगा PM = EB + IA। इसके अलावा मैकेनिकल पावर रोटेटिंग आर्मेचर टॉर्क जो T है और स्पीड N के बारे में दिया जा सकता है, तो हमारे पास मैकेनिकल पावर हो जाएगी PM = ω/T। और ओमेगा की वैल्यू आप सभी जानते हैं, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πN, तो साथ में T है तो 2πNT हो जाएगा। जहाँ पर N क्या है वो साइकिल प्रति सेकंड मतलब चक्कर प्रति सेकंड RPS में होगा और जो T है वो न्यूटन मीटर में होगा, यानी कि टॉर्क। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2πNT = EBIA, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब जहाँ पर N क्या है वो साइकिल प्रति सेकंड यानी कि RPS में है और T क्या है वो न्यूटन मीटर में है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2πNT = EBIA, ये तो हो गया। अब यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2πN है ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ पर हमने अपॉन में लिखा। तो EB = क्या है, हम जानते हैं कि अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था, EB = 5ZNP/60A। अगर जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेक्चर नंबर 1 से लेकर के जितने भी लेक्चर अभी तक हो चुके हैं सभी लेक्चर कंप्लीट कोर्स की भी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको जो है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट की पूरी कंप्लीट PDF वहाँ पर जो वहाँ पर वीडियो के प्लेलिस्ट है वो वहाँ पर मिल जाएगी। और आपको अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल को जीवन क्लासेस को सब्सक्राइब करें
ठीक है, वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर आप जो है डाल दीजिएगा कि PDF चाहिए या फिर किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आप वहाँ पर रिकमेंड करेंगे, हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आप ही के लिए ये चैनल बना हुआ है, आप ही का चैनल है, आप ही की यूट्यूब फैमिली है, आप जितना बढ़ा सके बढ़ा सकते हैं, आप जितना घटा सकते हैं घटा सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम आपके लिए जो है 24 आवर्स काम करते हैं। अब देखिए, जहाँ n जो है वो प्रति मिनट साइकिल में स्पीड RPM में है। ठीक है, तो जब हमने बताया था कि n अगर RPM में दिया हो तो n/60 हो जाता है, क्योंकि ये जो है n ये RPS में होता है। ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल N है वो RPM में होता है, जो स्मॉल n है वो RPS में लिखते हैं। तो स्मॉल n की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे RPS में, कैपिटल N की बात करेंगे तो हम लिखेंगे RPM में। ठीक है, जहाँ पर n क्या है वो स्पीड है और वो भी किस में है, वो है RPS यानी कि रिवोल्यूशन पर सेकंड। किस में है, रिवोल्यूशन पर सेकंड, चक्कर प्रति मिनट जिसको बोलते हैं, साइकिल प्रति मिनट साइकिल प्रति सेकंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, रिवोल्यूशन पर सेकंड यानी कि साइकिल प्रति सेकंड, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो जब स्पीड हमारी RPS में है तो हम लिखेंगे EB = 5ZNP/A। तो टॉर्क समीकरण के रूप में जब दिया गया होगा तो T = 5ZP/2πA IA हो जाएगा। और एक विशेष DC मोटर के लिए पोलों की संख्या अगर P है और समांतर पथ Z/IA है तो प्रति कंडक्टर की संख्या स्थिर हो जाएगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा T = K∅IA। K∅IA यानी कि जो ZP/2πA है उसको हमने क्या लिखा, K लिख दिया, यानी कि कांस्टेंट जो है लिख दिया, स्थिर कर दिया। तो K = ZP/2πA हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी T = K∅IA। ठीक है, अब देखिएगा, जब T = KIA और phi है तो जो हमारे पास K है उसको हम समानुपाती में ले जाएंगे तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा T प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती phi IA। और इस प्रकार जो ये समीकरण दिखाई गई है इससे यह स्पष्ट होता है, पता चलता है कि आर्मेचर में निर्मित टॉर्क फ्लक्स प्रति पोल और आर्मेचर करंट के सीधे सीधे समानुपाती है, सीधे सीधे उसके प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि आर्मेचर में डेवलप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की जो दिशा है वो आर्मेचर कंडक्टर के करंट पर निर्भर करती है, करंट किस दिशा में फ्लो हो रहा है। यदि दोनों में से कोई एक रिवर्स है यानी कि उल्टी दिशा में है तो इसलिए रोटेशन और जो उत्पादित टॉर्क की दिशा है वो रिवर्स हो जाती है, बदल जाती है, उल्टी हो जाती है। और लेकिन जब दोनों पलट जाते हैं और टॉर्क की दिशा नहीं, ठीक है, जब दोनों ही पलट गए, अगर दोनों ही पलट गए तो टॉर्क की दिशा नहीं बदलेगी। लेकिन अगर उनमें से एक चेंज है, एक रिवर्स है एक दूसरे के, तो क्या हो जाएगा, जो टॉर्क उत्पन्न होगा उसकी दिशा भी रिवर्स हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर देंगे साफ्ट टॉर्क की। साफ्ट टॉर्क क्या है, तो डीसी मोटर में आर्मेचर डेवलप पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क T साफ्ट द्वारा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, साफ्ट पर उपलब्ध नहीं है, ये T है, T को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डीसी मोटर में आर्मेचर में जो डेवलप पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क पर साफ्ट उपलब्ध नहीं है, तो जो साफ्ट पर टॉर्क होता है वह हमें नहीं मिलता। ठीक है, किसमें, सॉफ्ट टॉर्क की फॉर्म में। अब देखिए, इसका एक हिस्सा आयरन और मैकेनिकल घर्षण और विंडोज़, मैकेनिकल यानी कि घर्षण और विंडोज़ की बात हो रही है, उससे दूर करने के लिए ख़राब हो जाता है। मतलब दूर करने के लिए क्या है, मतलब उसके लॉसेस को दूर करने के लिए। ठीक है, और इसलिए सॉफ्ट टॉर्क आर्मेचर में डेवलप टॉर्क के कुछ हद तक कम है। और इस प्रकार डीसी मोटर के केस में उपयोगी मैकेनिकल कार्य करने के लिए शाफ्ट पर उपलब्ध वास्तविक टॉर्क को शाफ्ट टॉर्क के रूप में जाना जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। हम कह सकते हैं कि इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि यह मोटर के शाफ्ट पर उपलब्ध है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि यह शाफ्ट टॉर्क के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसके बाद जो आउटपुट हम की बात करें तो आउटपुट यानी कि TSH और इंटू में 2πN। अब देखिए TSH क्या है, ये है सॉफ्ट टॉर्क। सॉफ्ट टॉर्क TSH = 2πN, ये हमें आउटपुट मिलता है। यहाँ से TSH की वैल्यू निकालेंगे सॉफ्ट टॉर्क की, तो आउटपुट वाट में होगा। ठीक है, वाट में, और 2πN/में हो जाएगा, और ये होगा न्यूटन मीटर
और RPS में, न्यूटन मीटर और रिवोल्यूशन पर सेकंड में। अब देखिए शाफ्ट टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, शाफ्ट टॉर्क की वैल्यू आउटपुट जो वाट में है और 2πn/60। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा, देखिए ये न्यूटन मीटर RPS और यहाँ पे जब हम इसको बदलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n/60 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, RPM में। अब यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि RPS = n/60 होता है, n/60 होता है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर बदल दिया, तो ये RPM आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे RPM है, तो TSH 60 आउटपुट अपॉन 2πn हो जाएगा और यहाँ पर 9.55 आउटपुट अपॉन n और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर इन RPM। आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क TA-TSH के बीच में अंतर लॉस टॉर्क के रूप में माना जाता है, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, और यह टॉर्क के निर्माण का कार्य यानी कि कारण बन जाता है। इसी से टॉर्क का निर्माण होता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस फॉर्मूले के आपके हेल्प करेगा न्यूमेरिकल वैल्यू में। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक ब्रेक हॉर्स पावर यानी कि BHP, ब्रेक हॉर्स पावर क्या है इसको देख लेते हैं। तो मोटर के केस में शाफ्ट पर उपलब्ध मैकेनिकल पावर को क्या कहते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं, या ब्रेक हॉर्स पावर के रूप में जाना जाता है। जो शाफ्ट पर उपलब्ध मैकेनिकल पावर को हम यहाँ पर देखते हैं। यदि शाफ्ट टॉर्क न्यूटन मीटर में शाफ्ट टॉर्क है और न्यूटन RPM में गति है, तो हम क्या लिखेंगे, उपयोगी आउटपुट पावर WTSH = 2πn TSH/60 वाट होगा। अब देखिए ब्रेक हॉर्स पावर BHP में आउटपुट क्या मिल जाएगा, 2πn TSH/60 × 735.5। अब आउटपुट ब्रेक हॉर्स पावर ऊपर दिए गए इक्वेशन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। DC मोटर के प्रकार कौन कौन से हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपके आने की पूरी संभावना होती है। चलिए इसको पढ़ते हैं। एक डायरेक्ट करंट मोटर DC नाम आर्मेचर के साथ फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के अनुसार रखा गया है, यानी कि उसका नाम जो है वो आर्मेचर के साथ वाइंडिंग के कनेक्शन के अनुसार ही रखा गया है, DC मोटर। मुख्य से DC मोटर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर और दूसरा सेल्फ एक्साइटेड DC मोटर। हम इसको आगे पढ़ेंगे, फिगर के साथ हमने आपको वहाँ पर बताया गया है। सेल्फ एक्साइटेड मोटर्स को आगे शंट बाउंड या शंट मोटर, सीरीज बाउंड या सीरीज मोटर और जो वाउंड या फिर कंपाउंड मोटर के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। हमने अभी बताया था कि सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड DC मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर दोनों के बारे में बात करेंगे। पहला ये है, दूसरा सेल्फ एक्साइटेड है। तो पहले बात करेंगे सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर के बारे में। सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर आप देख रहे हैं, सेपरेटली का मतलब आप समझते हैं कि अलग अलग, तो ये दोनों जो हैं अलग अलग यहाँ पर होते हैं। जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि फील्ड कॉइल या फील्ड वाइंडिंग्स एक अलग DC सोर्स द्वारा एनर्जाइज है। ठीक है, मतलब ये जो है फील्ड, ये अलग DC के द्वारा एनर्जी ले रही है, इसमें अलग DC से एनर्जी प्राप्त हो रही है। तो ये क्या है, ये दोनों ही इनके कनेक्शन अलग अलग हैं, तो इसीलिए इसको बोला गया सेपरेटली, क्योंकि सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग। ये यहाँ पर आर्मेचर है और यहाँ पर ये फील्ड है, दोनों ही अलग अलग सर्किट में हैं। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग्स से जो है अलग एक DC सोर्स से एनर्जी प्राप्त कर रही है। इसका मतलब क्या है, उसका DC सोर्स बिल्कुल अलग है। ठीक है, आर्मेचर से अलग है, तो सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर हो जाएगी। दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड DC मोटर। उसमें क्या है, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग देखिए एक ही सर्किट में है। तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं पहले। जैसा कि नाम से सेल्फ एक्साइटेड है, तो इसलिए इस प्रकार के मोटर में वाइंडिंग में करंट की सप्लाई मशीन या फिर मोटर द्वारा दी जाती है।
सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर आगे शंट बाउंड और सीरीज बाउंड मोटर में विभाजित है और इन्हें नीचे विस्तार से बताया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये डीसी सप्लाई है। डीसी सप्लाई से फील्ड और आर्मेचर में दोनों में सप्लाई हो रही है, ये बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड सीरीज मोटर। अगर डीसी जो सप्लाई है वो केवल फील्ड में अलग से होती है तो वो होती है सेपरेटली एक्साइटेड, और यहाँ पर अगर सेम हो रही है और आर्मेचर उसके साथ लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। अब इसी के साथ हमने बताया था कि शंट वाउंड मोटर और कंपाउंड वाला सिस्टम बताया था। तो शंट वाउंड मोटर को जान लेते हैं। इसमें क्या है, देखिए यह डीसी मोटर का एक प्रकार है और यहाँ फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा होता है। ये एक आर्मेचर है और ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये इसके समांतर में जुड़ा होगा। बस इतना ही पहचान है कि शंट वाउंड मोटर में जो फील्ड है, फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर है, ये एक दूसरे कैसे होते हैं, समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, इसकी ये पहचान है, जैसे कि आप आकृति में देख सकते हैं। दूसरा है सीरीज वाउंड मोटर, जैसे कि आप सभी जानते हैं। देखिए शंट का मतलब समांतर, तो याद रखने के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है। दूसरा है सीरीज, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब ये है कि सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के साथ एक सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। यानी कि ये हमारे पास आर्मेचर कम्यूटेटर है और यह हमारे पास हो जाएगा आर्मेचर कम्यूटेटर, और दूसरा ये जो है ये हो जाएगा हमारे बुशेस। ठीक है, आर्मेचर असेंबली, ये कम्प्लीटली आर्मेचर असेंबली कहलाती है। ये डीसी पावर सप्लाई है और इसमें जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग है वो क्या होती है, एक दूसरे के सीरीज में होती है। ये स्टार्टर फील्ड है। ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर को आप कॉपी पर बनाइएगा। सीरीज वाउंड मोटर का अगर आपको फिगर बनाने को एग्जाम में कहे तो आप साफ़ सुथरा और अच्छा फिगर इस तरीके से बना के आइएगा, आपको फुल नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है डीसी कंपाउंड मोटर। देखिए डीसी कंपाउंड मोटर में क्या होता है, आप फिगर में देख सकते हैं। डीसी कंपाउंड मोटर या फिर कंपाउंड बाउंड डीसी मोटर भी एक सेल्फ एक्साइटेड मोटर है। अब देखिए सेल्फ एक्साइटेड का मतलब ये हमने बताया था कि आर्मेचर वाइंडिंग से जुड़े सीरीज और शंट फील्ड कॉइल दोनों का कंपाउंड है, लेकिन जो हमारे पास शंट मोटर में बताया गया था वो क्या है, समांतर थे, और सेल्फ में क्या थे, वो आपस में देखिए यहाँ पर सेल्फ में दोनों को ही डीसी सप्लाई एक ही सोर्स से दी जा रही थी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो है कि सेल्फ एक्साइटेड है, मतलब एक ही डीसी पावर से इसमें सप्लाई की जाएगी, लेकिन यह आर्मेचर वाइंडिंग से जुड़े सीरीज और शंट फील्ड कॉइल दोनों का जो है कंपाउंड रूप है। आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग और एक आर्मेचर के समांतर शंट फील्ड वाइंडिंग से जुड़ा होता है। देखिए ये शंट फील्ड वाइंडिंग इस आर्मेचर के समांतर है, ये सीरीज वाइंडिंग जो है इस आर्मेचर के सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज में और समांतर दोनों में होता है, तो इसी को बोला गया कंपाउंड, यानी कि मिला हुआ। कंपाउंड जो है सीरीज और शंट जो सीरीज है और समांतर है, दोनों में एक सीरीज फील्ड और एक शंट फील्ड रखता है, जो आर्मेचर के समांतर और सीरीज में लगे हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड बाउंड डीसी मोटर के प्रकार कौन कौन से हैं। कंपाउंड बाउंड डीसी मोटर, देखिए कंपाउंड का मतलब समझिएगा उसमें पैरेलल और सीरीज दोनों में ही फील्ड वाइंडिंग लगी हुई होगी। ठीक है, तो पहला है लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर। देखिए कंपाउंड शब्द फिर से आया तो फिर से दोनों ही हमें वाइंडिंग यहाँ पर मिलेगी, एक आर्मेचर के समांतर और एक आर्मेचर के पैरेलल में। ठीक है, तो लॉन्ग शंट मोटर में हम शंट फील्ड वाइंडिंग को सीरीज फील्ड वाइंडिंग के और आर्मेचर दोनों के सीरीज संयोजन और समांतर में जोड़ते हैं। ठीक है, तो सीरीज संयोजन और समांतर, सीरीज कॉम्बिनेशन और समांतर यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों ही हमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ जुड़ी हुई यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर। शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर में देखिए क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसी वोल्टेज सप्लाई हो रहा है और एक सीरीज वाइंडिंग है जो आर्मेचर के सीरीज में लगी हुई है। ठीक है, आर्मेचर यहाँ पर है और आर्मेचर में एक सीरीज वाइंडिंग साथ में जुड़ी हुई है और उसके ही पैरेलल में एक शंट फील्ड वाइंडिंग, यानी कि कंपाउंड शब्द जहाँ पर भी दिखाई देगा तो उसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड यानी कि शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग दोनों ही आर्मेचर के साथ जुड़ी हुई होंगी। तो शॉर्ट शंट मोटर में हम शंट फील्ड वाइंडिंग को केवल आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर से जोड़ते हैं
और हम सीरीज़ के फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई करंट से जोड़ते हैं। देखिए सप्लाई करंट से सीरीज वाली को जोड़ दिया और आर्मेचर के जो समांतर है पैरेलल है उसको शंट फील्ड से जोड़ दिया है, और जो सप्लाई है वो हो रही है किसमें, सीरीज फील्ड में। ये आप ध्यान रखिएगा। और सप्लाई कैसी है, सप्लाई है डीसी की, तो डीसी की सप्लाई होती है दोस्तों, याद रखिए, शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर के जो प्रकार हैं उनको भी एक एक करके जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले कहा था, हमें पता है कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रकार के कंपाउंड मोटर को कंपाउंडिंग या एक्साइटेड या फिर प्रकृति के अनुसार उप विभाजित किया जा सकता है, और भी अलग अलग विभाजित कर सकते हैं। तो पहला आ गया डीसी कंपाउंड मोटर में कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर क्या है, हम कह सकते हैं कि कंपाउंड मोटर कम्युलेटिव होती है जब शंट वाइंडिंग द्वारा निर्मित शंट फील्ड है वो फ्लक्स सीरीज वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न मुख्य फील्ड फ्लक्स है, प्रिंसिपल फील्ड फ्लक्स है, उसके प्रभाव को सहायता करता है। तो यह हम कह सकते हैं कि कंपाउंड मोटर कम्युलेटिव होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कम्युलेटिव मोटर सबसे आम है, और कम्युलेटिव मोटर सबसे आम है तो सबसे आम क्यों है, क्योंकि यह हाई स्टार्टिंग टॉर्क और अच्छी स्पीड रेगुलेशन, हाई स्पीड प्रदान करती है और इसे सबसे अच्छा बना देती है, यानी कि और मोटरों से अच्छा बना देती है। इलेक्ट्रिक शॉवल्स, स्टॉपिंग मशीन, रेसिप्रोकेटिंग पंप, हॉइस्ट और कंप्रेसर ये इनमें यूज़ होती है। तो देखिएगा यहाँ पर सप्लाई डीसी दी जा रही है, ये हमारे पास आर्मेचर है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई है, और यहाँ पर ये शंट फील्ड वाइंडिंग है। तो इस फिगर को आप ध्यान से इसको याद रखिएगा, ये आपका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा डीसी कंपाउंड मोटर आ जाती है डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर को हम कह सकते हैं कि कंपाउंड मोटर को जो डिफरेंशिएट किया जाता है जब शंट फील्ड वाइंडिंग, देखिए यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है, जब शंट, ये शंट है, शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न मुख्य सीरीज वाइंडिंग फ्लक्स के प्रभाव को कम करता है, जब हम कह सकते हैं कि कंपाउंड मोटर का डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, कुल उत्पन्न फ्लक्स द्वारा या कुल उत्पन्न फ्लक्स मूल फ्लक्स की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। इसलिए डिफरेंशियल मोटर का उपयोग किया जाता है। ना लोड के बावजूद कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से यह लिफ्ट और एक्सेलरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। लिफ्ट में और एक्सेलरेटर, याद रखिएगा, लिफ्ट और एक्सेलरेटर में इसका उपयोग करा जाता है। किसका, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर का। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर का आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिएगा, जब हमने यहाँ पर इस फिगर को देखा तो ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर जो है बिल्कुल सेम लग रहा होगा आपको कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक है, तो यहाँ पर केवल अंतर यही है कि दोनों में जो यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिएगा कि हम इसे कंपाउंड और हम इसे कम्यूटेटिव क्यों कहते हैं, कम्यूलेटिव क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि कंपाउंड मोटर और को जो डिफरेंशिएट किया जाता है जब शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न मुख्य सीरीज वाइंडिंग फ्लक्स के प्रभाव को कम करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको डिफरेंशियल यानी कि डिफरेंशियल मोटर या डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर कहा जाता है। अब आगे है डीसी जनरेटर के प्रकार कौन कौन से। डीसी जनरेटर के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो आइएगा, देखिए, डीसी जनरेटर मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक पावर में परिवर्तित किया जाता है, या डीसी जनरेटर मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक पावर में परिवर्तित करता है, और एक डीसी मशीन में मैग्नेटिक फ्लक्स करंट ले जाने वाले फील्ड कॉइल द्वारा निर्मित होता है। फील्ड वाइंडिंग में सर्कुलेटिंग करंट एक मैग्नेटिक फ्लक्स करती है और इस घटना को एक्साइटेशन के रूप में जाना जाता है।
डीसी जनरेटर को उनके फील्ड एक्साइटेशन की विधियों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है और ये विधियां इस तरीके से समझाई जा सकती हैं। कह सकते हैं कि एक्साइटेशन से डीसी जनरेटर को सेपरेट एक्साइटेड डीसी जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? एक है सेपरेट एक्साइटेड डीसी जनरेटर, जैसे सेपरेट एक्साइटेड डीसी मोटर थी, और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर जैसे सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर थी। ठीक है। परमानेंट मैग्नेट प्रकार डीसी जनरेटर भी है और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर को शंट वाउंड डीसी जनरेटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर और कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर, कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर को लॉन्ग शंट वाउंड डीसी जनरेटर और शॉर्ट शंट वाउंड डीसी जनरेटर के रूप में विभाजित किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो टाइप है वो है परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, शंट वाउंड, ये शंट वाउंड है, शंट वाउंड डीसी जनरेटर और सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर, कंपाउंड वाउंड जनरेटर और लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर। ये जनरेटर शंट यानी कि जो कंपाउंड जनरेटर हैं ये उसके प्रकार हैं। अब बात करते हैं एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन मेन फील्ड पर आर्मेचर फील्ड के प्रभाव को दर्शाती है। जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो मेन फील्ड पर आर्मेचर फील्ड का क्या प्रभाव पड़ता है यह उसको दर्शाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो आर्मेचर रिएक्शन मेन फील्ड फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। आर्मेचर फील्ड द्वारा या आर्मेचर फील्ड का निर्माण आर्मेचर कंडक्टरों द्वारा किया जाता है और जब इसके माध्यम से करंट प्रवाहित होता है और मेन फील्ड मैग्नेटिक पोलों द्वारा निर्मित होता है तो आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स पर दो प्रभावों का कारण बनता है। कौन कौन से? पहला है आर्मेचर रिएक्शन ने आर्मेचर रिएक्शन के मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टॉर्ट कर दिया, यानी कि जो आर्मेचर रिएक्शन है उसने क्या किया? मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टॉर्ट कर दिया। मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टॉर्ट कर देता है, डिस्टर्ब करता है और यह मेन फील्ड फ्लक्स की मैग्नीट्यूड को कम कर देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, यहाँ के पर आप फिगर्स की सहायता से अच्छी तरह समझ सकते हैं। और यह है मेन पोल मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन। ठीक है, तो इन दोनों फिगर को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप इन दोनों को बना करके देखिएगा, ये आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव जो है वो दिखाते हैं। आर्मेचर रिएक्शंस के इफेक्ट यानी कि इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शंस। तो आर्मेचर रिएक्शंस फ्लक्स प्रति पोल के वैल्यू में कमी के कारण उत्पन्न ईएमएफ को कम कर देगी और जो दांते हैं और पोल शू हैं उसमें आयरन लॉसेस फ्लक्स घनत्व के अधिकतम वैल्यू से निर्धारित होता है जिस पर ये कार्य करते हैं। और मेन फील्ड फ्लक्स में विकृति के कारण जो यानी कि स्ट्रेन है उसके कारण लोड में अधिकतम घनत्व यानी कि डेंसिटी घनत्व पैदा बिना किसी लोड के बढ़ जाता है और इस प्रकार लोड से अधिक आयरन लॉस लोड पर देखे जाते हैं। इसी तरीके से इस प्रक्रिया के कारण इंटरफ्लक्स घनत्व की अधिकतम वैल्यू बढ़ जाता है और इससे लोड पर आसन कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच अधिकतम वोल्टेज में वृद्धि हो जाती है और यदि यह वोल्टेज 30 वोल्ट से अधिक है तो निकटवर्ती कम्यूटेटर सेगमेंटों के बीच स्पार्किंग हो सकती है। इसका ध्यान रखिएगा, 30 वोल्ट से ज़्यादा अगर वहाँ पर दिखाई दे। नेक्स्ट है आर्मेचर रिएक्शंस जीएनए से बुश अक्ष को स्थानांतरित करती है और इस प्रकार इंटरपोलर अक्ष में फ्लक्स घनत्व शून्य नहीं है, लेकिन कुछ मान है। इस प्रकार कॉइल से गुजरने वाले एक इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि कॉइल से गुजरने वाला जो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा जो मूल दिशा में करंट को बनाए रखने की कोशिश करेगा और यह कम्यूटेशन उसको मुश्किल बना देता है और विलंबित कम्यूटेटर का विलंबित जो मतलब विलंबित होता है देरी से कम्यूटेशन का कारण बनता है। आर्मेचर रिएक्शंस के प्रभाव को कम कैसे करें ये भी आपको बता दें। रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए निम्न विधियां हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। पहला है आर्मेचर रिएक्शंस मेन फील्ड फ्लक्स में विकृति का कारण बनती है तो इसे कम किया जा सकता है। ये कैसे? यदि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के पथ की रिलक्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो इसको कम किया जाता है। पोल टिप्स पर आर्मेचर के दांते और एयर गैप आर्मेचर फ्लक्स के प्रति रिलक्टेंस प्रदान करता है तो उसकी सहायता से इसको कम कर सकते हैं। इस प्रकार एयर गैप की लंबाई बढ़ने से आर्मेचर रिएक्टेंस इफेक्ट कम हो जाता है। यदि पोल टिप्स में रिलक्टेंस बढ़ जाती है तो यह आर्मेचर रिएक्शंस की विकृति प्रभाव को कम कर देगा।
विशिष्ट निर्माण का उपयोग करके, जिसमें लैमिनेशन के लीडिंग व ट्रेलिंग पोल भाग को बारी बारी से छोड़ा जाता है। कंपनसेटिंग बाइंडिंग के रिएक्शन से आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है। इसे हमेशा आर्मेचर बाइंडिंग के साथ सीरीज में रखा जाता है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। पोल शू के तहत आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर बाइंडिंग एम्पियर कंडक्टर की कंपेंसेट के बराबर होना चाहिए, जो आर्मेचर एमएमएफ को पूरी तरह से कंपनसेट करेगा। आर्मेचर रिएक्शन मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष को स्थानांतरित करने का कारण बनती है, इसलिए बुश अक्ष पर कुछ फ्लक्स घनत्व होगा जो कॉइल के दौर से गुजरने वाले जो ईएमएफ है उसका उत्पादन करेगा। इससे विलंबित कम्यूटेशन होगा और इस प्रकार बुश अक्ष पर आर्मेचर रिएक्शंस को बेअसर किया जाना चाहिए। इसके लिए एमएमएफ यानी कि जो आर्मेचर का एमएमएफ है उसके बराबर और विपरीत एमएमएफ का जो आवश्यकता है उसको होती है। ठीक है, ये एमएमएफ नहीं है, ये ईएमएफ है, इसको ध्यान रखिए, ये ईएमएफ है। ठीक है, क्या है? ईएमएफ। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो आर्मेचर का जो ईएमएफ है वो पूरी तरीके से यहाँ पर कंपनसेट करेगा और इसके लिए आर्मेचर का ईएमएफ के बराबर ही विपरीत ईएमएफ की आवश्यकता हमको पड़ेगी, तो उसको हमें उत्पादन करना पड़ेगा। इसे इंटरपोल द्वारा लागू किया जा सकता है और जिसे मुख्य पोल के बीच जियोमेट्रिकल न्यूट्रल अक्ष पर रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर इम्प्रूव कम्यूटेशन की विधियाँ कौन कौन सी है जो कम्यूटेशन को इम्प्रूव कर सकती है। इन विधियों के द्वारा कम्यूटेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। पहला है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, दूसरा है वोल्टेज कम्यूटेशन और तीसरा है कंपेंसेटिंग बाइंडिंग। ठीक है, और इसमें भी वोल्टेज कम्यूटेशन दो टाइप के दे रखे हैं, एक तो बुश शिफ्ट करके और एक ही कम्यूटेशन पोल और इंटरपोल को जो है सहायता से करके। ठीक है, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस कम्यूटेशन विधि कम्यूटेशन में सुधार के लिए कार्बन बुश का उपयोग करती है। ठीक है, तो कार्बन बुश का उपयोग कम्यूटेटर सेगमेंट और बुश के बीच संपर्क रेजिस्टेंस को उच्च बनाता है और इस उच्च संपर्क रेजिस्टेंस में शॉर्ट सर्कुलेटेड है कॉइल में करंट को मजबूर करने के लिए कम्यूटेशन आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। वोल्टेज कम्यूटेशन की बात करें तो वोल्टेज कम्यूटेशन विधि में कम्यूटेशन प्रक्रिया से गुजरने वाले कॉइल में एक वोल्टेज को इंड्यूस करने के लिए व्यवस्था की जाती है और जो रिएक्शन वोल्टेज को बेअसर करेगी और यह इंजेक्शन नहीं है, ये रिएक्शन है। ठीक है, यह रिएक्शन वोल्टेज रिएक्शन वोल्टेज के विरोध में है। ठीक है, इंजेक्शन का मतलब है इंजेक्ट, यानी कि जो भी इंजेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन वोल्टेज के विरोध में है और यदि इंजेक्टेड वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि जो उसमें ज़बरदस्ती उत्पन्न किया गया। ठीक है, तो यदि इंजेक्टेड वोल्टेज का मान रिएक्शन वोल्टेज के बराबर माना जाता है तो शॉर्ट सर्कुलेटेड कॉइल में करंट का एक त्वरित रिवर्सल होगा और इसके परिणाम स्वरूप स्पार्कलेस कम्यूटेशन हमें मिलेगा। रिएक्शन वोल्टेज के विरोध में इंजेक्ट वोल्टेज को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाने वाली दो विधियां इस प्रकार हैं। एक है बुश शिफ्ट। बुश शिफ्ट का मतलब क्या है? देखिए, आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव जनरेटर के लिए रोटेशन की दिशा में और मोटर के लिए रोटेशन की दिशा के खिलाफ मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष MNA को स्थानांतरित करना है। आर्मेचर रिएक्शन न्यूट्रल फील्ड में एक फ्लक्स स्थापित करती है और कम्यूटेटिंग कॉइल्स में एक छोटा वोल्टेज इंड्यूस होता है, क्योंकि यह फ्लक्स को क्या कर देता है? काट देता है। पोल या इंटरपोल को कम्यूटेटिंग करना, कम्यूटेटिंग पोल्स एंड इंटरपोल्स। तो इंटरपोल्स मेन पोलों के बीच में रखे जाने वाले छोटे पोल्स होते हैं और स्टेटर से जुड़े होते हैं। ठीक है, इंटरपोल को कम्यूटेटिंग पोल या फिर कंपोल्स भी कहा जाता है। इंटरपोल पोलिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं क्योंकि इंटरपोल को फ्लक्स को उत्पन्न करना चाहिए जो आर्मेचर करंट के सीधे समानुपाती हैं। आर्मेचर और इंटरपोल्स MMF एक ही आर्मेचर करंट के साथ एक प्रभावित होते हैं और नतीजतन कम्यूटेटिंग जोन में आर्मेचर फ्लक्स जो मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष को स्थानांतरित करने के लिए जाता है इंटरपोल फ्लक्स के एक उपयुक्त कंपोनेंट द्वारा न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा हमने जो है ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी। अब चैप्टर नंबर 2 जो है वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको समाप्त कर देंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स से कुछ टॉपिक और रह गए हैं जो आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं और स्टॉप करने पर जो है आपको यहाँ पर पता चल गया होगा काफ़ी ज़्यादा टॉपिक यहाँ पर कवर हो चुके हैं।
ठीक है। इम्पोर्टेंट्स टॉपिक हैं, सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। आपको जो इम्पोर्टेंट्स है वही यहाँ पर कंटेंट दिया जा रहा है, फालतू यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो ये आपका जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, लेकिन आपको चैप्टर कम लग रहे हैं सिलेबस में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। इसका जो है जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इसी के साथ यदि जो चैनल के पर नए स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देगा दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं चैनल पर वीडियोज़ के व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम है, इससे जो है हमें डिमोटिवेशन मिलता है, ठीक है। हम डिमोटिवेट होते हैं तो वीडियोज़ जो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं बन पाती है और इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ इसलिए कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो को शेयर करें और व्यूज़ को देखते हुए अच्छे से शेयर करें और आप जो है उस व्यूज़ को बढ़ाने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर। दोस्तों व्यूज़ बहुत कम है तो इससे हमें डिमोटिवेशन मिलता है और डिमोटिवेशन के साथ हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं और नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर व्यूज़ अच्छे आते हैं तो हमें भी खुशी होगी और हमको भी आपको पढ़ाने में खुशी होगी। तो इसलिए प्लीज़ शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, व्यूज़ को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आप ही का यूट्यूब चैनल है, आप ही की यूट्यूब फैमिली है, आप ही केयर नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो इसलिए आपसे ही कह सकते हैं प्लीज़ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइए।